सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों कल के वीडियो में हम लास्ट तक पढ़ा था यहाँ पर नाइट्रीकरण। क्या पढ़ा था? लास्ट नाइट्रीकरण पढ़ा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। हम जो पढ़ रहे थे वो थे एल्केनों के रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुणधर्म। अब दोस्तों इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा सल्फोनेशन का मतलब होता है यहाँ पर सल्फोनीकरण के अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पर सल्फोनिक समूह जुड़ता है और जो सल्फोनिक समूह होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। कहाँ से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। प्लस साथ में हम इसको सधुम में लेंगे, इसको बोलेंगे सधुम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? सधुम सल्फ्यूरिक एसिड। आई बात समझे? तो दोस्तों हम सधुम सल्फ्यूरिक एसिड को किसी एल्केन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे दोस्तों यहाँ पर सल्फोनीकरण होता है, सल्फोनिक समूह जुड़ता है। देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप छोटी मतलब कि अशाखित साथ में अगर निम्न अशाखित प्लस अगर निम्न एल्केन को लेते हो, निम्न एल्केन को लेते हो तो अभिक्रिया धीरे धीरे से होती है। अभिक्रिया होती है वो क्या होती है दोस्तों? धीमी होती है। अभिक्रिया कैसी होती है? धीमी अभिक्रिया होती है। अगर आप दोस्तों शाखित मतलब ब्रांच्ड और उच्च एल्केन को लेते हो, उच्च एल्केन को लेते हो दोस्तों, तो आपको अभिक्रिया तेजी से मिलेगी, मतलब तेज उत्पाद होगी, अभिक्रिया तेज हो जाएगी। कहने का मतलब उत्पाद मिलेगा यहाँ पे, मुख्य उत्पाद। मतलब दोनों हम चीज़ देखते हैं, हालांकि बेस्ट नीचे वाला है पर दोनों चीज़ देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अशाखित को मैं लेता हूँ छोटा सा एग्जांपल R और H प्लस क्या लेना है? ये वाला सधुम H2SO4। दोस्तों समझना, सधुम H2SO4 को मैं लिख रहा हूँ सिंपल H2SO4, ये सधुम में है, सधुम। ठीक है, रिएक्शन होती है। इसको मैं दोस्तों आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा HOSO2OH। देखो H2SOOO4 हो गया, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से H और यहाँ से OH H2O बनकर के बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा RSO2OH, RSO2OH और साथ में H2 मिलेगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ एल्केन सल्फोनिक अम्ल, R एल्केन SO2OH सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये समूह जाके जुड़ता है। दोस्तों ये तो हो जाता है अशाखित या निम्न एल्केन के लिए अभिक्रिया बहुत धीमी होती है। अगर आपको दोस्तों अभिक्रिया फास्ट करवानी है और दोस्तों आपको शाखित लेना है, दोस्तों उच्च एल्केन को आपको लेना है, तो उच्च एल्केन का मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए उसका एग्जाम्पल हो जाता है CH3CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो। देखो आइसो, ये पूरा श्रृंखला हो जाएगी 1 2 और 3। इससे साइड में लगा होता है दूसरे कार्बन पर CH3 समूह, हालांकि यहाँ पे H होता है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है टोटल, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? H2SO4 से। इसको मैं ऐसे ही कैसे लिख देता हूँ, ठीक है, HOSO2OH। क्या होगा आपको पता है? यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएंगे, बाकी जो बचा उसको आपस में जोड़ दो, CH3 एंड देन CH3। इससे जो जुड़ेगा वो है SO2OH। ठीक है,
इसको क्या कहेंगे? तो देखो नंबर 1, 2 और 3 दूसरे कार्बन पर दो चीज़ जुड़ी हुई है। एक तो SO2OH सल्फोनिक समूह जुड़ा हुआ है और दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 को पहले लिख देते हैं हम लोग एक बार, क्योंकि ये पूरा क्रियात्मक समूह होता है जो कि बाद में लिखा जाता है। तो दूसरे कार्बन पर है एल्किल, इसको बोलेंगे मैथिल, तो दोस्तों हो जाएगा 2 मैथिल। 3 कार्बन है, इसको बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन। और दूसरे पर क्या है दोस्तों? दूसरे पर है सल्फोनिक अम्ल। आई बात समझिए दोस्तों। देखो ये जो नाम होते हैं दोस्तों वो आपको IUPAC मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा IUPAC नाम वाला वीडियो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है IUPAC नामांकन की, ठीक है दोस्तों। आपने देखा यहाँ पर कि अगर सल्फोनीकरण करवाना है तो उसमें सधुम हमको H2SO4 लेना पड़ेगा। सधुम H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3, ठीक है। तो सधुम हमने H2SO4 को लिया, जिसमें से SO2OH जो समूह होता है, सल्फोनिक अम्ल जो समूह होता है वो दोस्तों एल्केन से जुड़ता है और क्या बनता है? एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अब इसमें दो कंडीशन है। अगर आपका दोस्तों छोटा है, कहने का मतलब छोटा है यहाँ पर दोस्तों एल्केन, अब इसकी जगह पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। देखो CH3 और CH3 मैंने लिया, इस CH3 को CH2 ऐसे कर देता हूँ और एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये है आपके पास में एथेन, जो कि ये अशाखित है। देखो शाखित का मतलब क्या होता है? जैसे ये पूरी यहाँ पर लाइन है, उससे दो ब्रांच निकले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रांच निकला होता है CH3, जो कि एक आइसोब्यूटेन नाम है। अब यहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकला होता है, तो ये सिंपल अशाखित है। साथ में अपने पास में OHO, SO2 और OH, ये सधुम हमारे पास में क्या है? सधुम हमारे पास में H2SO4 है। रिएक्शन होगी तो क्या होगा? रिएक्शन होगी तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, बाकी आपको जोड़ना है सिंपल, तो जोड़ दो CH3 CH2 और इससे जुड़ेगा SO2OH, SO2OH, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला, ये अलग से, ये शाखित का है। ये किसका है? शाखित का है या उच्च एल्केन का है, जो कि अभिक्रिया तेजी से होती है, और ये बहुत धीमे से होती है, जो कि ये अशाखित का है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल या 1 सल्फोनिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर सल्फोनीकरण का मतलब। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं, जिसका नाम है रीड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आगे समझो, आगे हो जाता है क्लोरोसल्फोनीकरण। दोस्तों क्लोरोसल्फोनीकरण के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर SO2 जो कि एक आधिक्य में होगा, ठीक है, आधिक्य समझते हो, ज्यादा मात्रा में, एंड प्लस Cl2, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होगा। और इस मिश्रण को हम प्रकाश की प्रेजेंस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। इसको प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों के मिश्रण को एल्केन से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे अभिक्रिया करवाते हैं? एल्केन से अभिक्रिया करवाते हैं। और दोस्तों एल्केन से जैसा हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से एक चीज़ जो होगी वो हो जाएगा दोस्तों सल्फोनील क्लोराइड समूह जाके जुड़ेगा। सल्फोनील क्लोराइड समूह जाके जुड़ेगा, जो कि सल्फोनील क्लोराइड का समूह होता है SO2Cl। ये जाकर के जुड़ेगा एल्केन से। किससे जुड़ेगा? एल्केन से, ठीक है, SO2Cl। देखते हैं, अगर मैं इसकी अभिक्रिया को दोस्तों दर्शाऊं तो कुछ ऐसा होगा, C3H7, ये क्या होता है? प्रोपेन होता है। इसको मैं खोल के लिखता हूं, देखो CH3 CH2 और CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 ऐसे आ जाएगा और आपका आ जाएगा एक यहाँ से H ऐसे, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ किससे? तो SO2 प्लस Cl2 के मिश्रण से।
तो SO2 है एक तो, एंड देन Cl2 है। Cl2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Cl और Cl, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है वो HNO की प्रेजेंस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl HCl बन करके बाहर निकलते हैं। क्या बन करके बाहर निकलते हैं? HCl बन करके बाहर निकलते हैं। और जो पार्ट आपका बाकी बचा है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और CH2। देखना ध्यान से, जो आपका बाकी Cl बचा है वो इस SO2 के साथ में, इस SO2 के साथ में, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, चलो देखो लाइट वापस आ गई है। तो SO2 होता है वो Cl के साथ में मतलब एक समूह बना देगा जिसका नाम है सल्फोनिल क्लोराइड, एक समूह जो कि यहाँ पर जुड़ जाएगा जाकर के, तो SO2Cl और आपका एक HCl बाहर निकला है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड, प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरोसल्फोनीकरण होता है। आई बात समझ में? इस रिएक्शन को हम कहते हैं दोस्तों रीड रिएक्शन। क्या ना कहते हैं इसको? रीड रिएक्शन, ठीक है। तो इसको रीड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? रीड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। क्या होता है? एल्केन होगा, उसकी अभिक्रिया हम SO2 जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है एंड Cl2, इन दोनों के मिश्रण होता है, उससे दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिल जो क्लोराइड होता है ये समूह जाकर के जुड़ता है एल्केन से, और दोस्तों हमारे पास एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि हमने 3 कार्बन वाला लिया इसलिए प्रोपेन हो जाएगा एल्केन की जगह, ठीक है। दोस्तों ये थे जो 4 रिएक्शन, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर थे। अब जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में एक अभिक्रिया और आती है जिसका नाम है एरोमेटीकरण। वैसे नाम से ही क्लियर है वो क्या होता है, मैं आगे बताता हूं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से देखिए। दोस्तों देखिए आगे लास्ट रिएक्शन है एरोमेटीकरण, एरोमेटिसेशन। हालांकि वैसे नाम से ही यहाँ पर क्लियर होता है दोस्तों कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, तो इस अभिक्रिया के अंदर एक एरोमेटिक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक छोटे एल्केन को लेते हैं तो इस दौरान वहाँ पर एल्कीन बनता है। कैसे? वो समझते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि इसमें उच्च तापमान होना चाहिए। दोस्तों तापमान होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। 723 से दोस्तों 873 केल्विन तापमान चाहिए, इतना तापमान चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर अगर Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना, तो एल्यूमिना है मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, तो केवल तापमान ही चाहिए। क्या चाहिए? केवल तापमान ही चाहिए। और दोस्तों इससे बनेगा एल्कीन। अगर ये उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित है तो उससे केवल बनेगा एल्कीन, ठीक है, ये उत्प्रेरक के रूप में है। लेकिन अगर हमारे पास में भारी धातु है और उस भारी धातुओं के ऑक्साइड है, हमारे पास में भारी धातु है, उस भारी धातु के ऑक्साइड है, जैसे मैंने भारी धातु ले लिया, क्या मैंने भारी धातु ले लिया दोस्तों? क्या? तो इसमें क्रोमियम हो सकता है, Cr2O3 हो सकता है, या फिर मोलिब्डेनम हो सकता है, MO2O3 हो सकता है, या फिर दोस्तों जो वेनेडियम हो सकता है, V2O3 हो सकता है। अगर मैंने दोस्तों यहाँ पर भारी धातु के ऑक्साइड ले लिए तो फिर यहाँ पर तापमान उच्च चाहिए, वो बात तो कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको दाब भी चाहिए, वायु दाब, जो कि 10 से 20 वायु दाब चाहिए। कितना चाहिए? 10 से 20 वायु दाब चाहिए। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसकी प्रेजेंस में दोस्तों क्या होता है? रिएक्शन होती है, इसकी प्रेजेंस में दोस्तों क्या होता है? रिएक्शन होती है। और दोस्तों इससे जो बनेगा इन तीनों से, वो बनेगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। इससे क्या बनेगा? एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा,
तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर बनाना है तो उसके लिए दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमको ये भारी धातु के ऑक्साइड लेने पड़ेंगे। एल्किन बनाना है तो सिंपल एल्यूमिना को ले लो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। करके देखते रिएक्शन। देखो एल्यूमिना का यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया छोटा सा एल्केन का CH3 और CH3। इसका नाम क्या होगा? एथेन। इसका नाम क्या होगा? एथेन। अब एथेन होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे इसको। जैसे मैं इसको गर्म करूँगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं तो इसके बाद में जो बचेगा वो बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर कि यहाँ पर क्या होगा आगे, तो आपको पता है अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक गया है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचेगा और ये आपस में बंध बना करके एल्किन बना देंगे। कैसे हुआ है तो देखो CH2 और CH2, इसका एक H, इसका एक H। यहाँ से अगर बंध टूटेगा हाइड्रोजन का और कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। यहाँ से भी बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। अब ये तो क्या करेंगे, आपस में बंध बना करके H2 बना देंगे। बाकी इसके ऊपर एक मुक्त मूलक बचेगा और इसके ऊपर मुक्त मूलक बचेगा, वो आपस में बंध बना लेंगे। आई बात समझे? तो क्या बन जाएगा दोस्तों? एल्किन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं भारी धातु, क्या लेते हैं दोस्तों? भारी धातु, तो हमारे पास में एरोमेटिक यौगिक बनेगा। अब यहाँ पर मैं दोस्तों 6 कार्बन वाला लेता हूँ, यहाँ पर बड़ा एल्किन समूह। ठीक है, देखो इसमें 6 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 6 कार्बन होना चाहिए या फिर 6 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए। 6 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा एल्केन होना चाहिए। ठीक है, 6 कार्बन होने चाहिए या 6 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में है नॉर्मल हेक्सेन। इसका क्या नाम होगा? नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। अब ये रिंग नहीं है, खुला हुआ है, मैंने इसको ऐसे मुड़ के लिख दिया है। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लंबी चेन, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर CH2 है, उसमें से मैं एक H को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ से CH3 है, उसमें मैं एक H को ऐसे लिख देता हूँ। सब में एक एक H को मैं बाहर लिख देता हूँ। दोस्तों क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये जो H होता है और कार्बन के मध्य बंध टूटेगा, H होता है कार्बन के मध्य बंध टूटेगा, H और कार्बन के मध्य बंध टूटेगा, H और कार्बन के मध्य बंध टूटेगा, H और कार्बन के मध्य बंध टूटेगा। इस प्रकार से सारा बंध यहाँ पे टूट जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे? 6 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए हमारे पास में ये कोई भी होना चाहिए भारी धातु का एक उत्प्रेरक। Cr2O3 को मैं ले लेता हूँ। और इसके अलावा 723 हमको क्या चाहिए दोस्तों? तापमान चाहिए, 723 तापमान। और हमारे पास में 10 से 20 वायुमंडलीय दाब चाहिए। आई बात समझ में? अब इसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाया, गर्म किया, तो आगे क्या होगा देखो ध्यान से। ये और ये आपस में यहाँ पर बंध बना लेंगे। ठीक है, ये और ये आपस में यहाँ पर बंध बना लेंगे और दोस्तों ये और ये यहाँ पर बंध बना लेंगे। तो यहाँ से बचेगा CH2, मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। CH 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 CH2, समझो ध्यान से। ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर एक बंध बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कार्बन यहाँ पर खाली नहीं छूटा हुआ है। ये इस कार्बन ने इस कार्बन से बंध बना लिया, इस कार्बन ने इस कार्बन से बंध बना लिया और इस कार्बन ने इस कार्बन से बंध बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 है। अब CH2 में से यहाँ पर एक H होता है वो और बाहर निकलेगा, तो यहाँ से एक H है और यहाँ से एक H है, तो ये H होते हैं वो लास्ट में यहाँ पर दोस्तों बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में?
तो अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ करके बेंजीन का निर्माण कर देंगे। पहले यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बाहर निकले, यानी कि 3H2 बाहर निकला। कितना H2 बाहर निकला, 3H2 बाहर निकला। अब यहाँ पर कितना H2 बाहर निकलेगा, 2H2 बाहर निकलेगा, यानी कि H2 बाहर निकलेगा। अब फाइनल है, सब बंद बना लेंगे आपस में, देखो ध्यान से, बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, मैंने इसको उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये क्या बन गया दोस्तों, बेंजीन बन गया। ऐसे क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ऐसे क्या बन गया दोस्तों, बेंजीन बन गया। और ये जो बेंजीन होता है वो क्या है, एक एरोमेटिक दोस्तों क्या है, यौगिक है। तो अगर हम लोग नॉर्मल हेक्सेन से क्या बना सकते हैं, एक एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं जो कि बेंजीन। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नॉर्मल हेप्टेन, जिसके अंदर 7 कार्बन होते हैं। इसके अंदर 6 कार्बन थे, अब इसके अंदर 7 कार्बन होंगे। तो इससे दोस्तों बन जाएगा आपका, इससे बन जाएगा दोस्तों आपका टोलुइन। क्या बन जाएगा, टोलुइन। और टोलुइन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर हो जाएगा एक CH3। तो प्रोसेस वही रहता है जैसा यहाँ पर हुआ वैसा ही रहता है, लेकिन उसमें 7 होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। अब 7 कार्बन है तो एक एक्स्ट्रा कार्बन होता है जो कि बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं, वो इतने ही बाहर निकलेंगे। टोटल कितने बाहर निकलेंगे, 8 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन होता है, एक्स्ट्रा होता है, हाइड्रोजन के साथ CH3 एक्स्ट्रा होता है जो कि बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टोलुइन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर एरोमेटिकरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर दोस्तों एरोमेटिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एरोमेटिक यौगिक का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।